अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ ना कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पैटर्न पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तक हम लोग 11 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये 12वां टेस्ट है। चलिए तो 12वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन से आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कोरंगनाथ, बेदेश्वर, इरवातेश्वर, कैलाशनाथ। बताइए। तो इसमें आप देखते हैं कि कोरंगनाथ, बेदेश्वर, इरवातेश्वर ये चोल साम्राज्य से संबंधित हैं। और जो आप देखते हैं कैलाशनाथ मंदिर है ना, ये आप देखेंगे कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव राजाओं से संबंधित हैं। और ये आप देखिए तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित 8वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसमें होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था इसमें क्वेश्चन, कि कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? एक तरह से ये होता तो आप देखते हैं कि क्या लगा देते आप लोग, कैलाशनाथ मंदिर। कई बार क्या रहता है ना कि गलती हो जाती है क्वेश्चंस छपने में। तो इस तरह के याद रखा करिएगा क्वेश्चंस थोड़ा, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें कौरंगनाथ किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य। बेहदेश्वर किससे है? चोल साम्राज्य। इरवातेश्वर किससे है? चोल साम्राज्य। और कैलाशनाथ किससे है? किससे है? पल्लव राजाओं से संबंधित। चलिए तो इसमें आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत था। क्या था? क्वेश्चन ही गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? क्या? कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? इसमें पहला कह रहा है अमिताभ, दूसरा कह रहा है किरकुचंद, और तीसरा कह रहा है कनक मुनि, और एक कह रहा है मैत्रेय। क्या? मैत्रेय। तो इसमें आप लगा दोगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बौद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संथारा पिथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा पिथा किस धर्म से संबंधित है? इसमें आप देखते हैं कि बौद्ध, क्या? बौद्ध, हिंदू, सिख या फिर जैन। संथारा जिसे संलेखना भी कहते हैं, जैन धर्म से संबंधित एक प्राचीन पवित्र धार्मिक पिता है। इसमें व्यक्ति मृत्यु निकट जानकर एक स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग कर देता है और इसे आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सांसारिक मोह से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का आध्यात्मिक मार्ग माना जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या लगा दोगे? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, या फिर 7 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 17 दिसंबर को? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। और आप देखिए यह दिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत की वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखा करिएगा। और देखिए एक बात आपको बता दूं, 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। तो यहां आप देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें 7 दिसंबर लगा देते। इसमें पूछा जा रहा है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को? तो ये आप देखते हैं कि भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2012 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। तो इसमें क्या लगा दोगे? 22 दिसंबर, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला है हमारे सामने क्वेश्चंस, ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? क्या आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 200, 332? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये जरूर याद रखा करिएगा। और देखिए लोकसभा की बात करें तो आप लोगों को लोकसभा के बारे में मालूम होना चाहिए। भारतीय संसद का निचला सदन है लोकसभा,
ये आप लोगों को मालूम है या नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए मालूम। और आप देखते हैं कि यहाँ कितनी सीटें हैं? 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सर्वोच्च अदालत है ना। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति आदेश, केंद्र सरकार की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बदलने का अधिकार केवल भारत की संसद के पास है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 63वां, 69वां, 76वां और 74वां। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 69वां। जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए थे, और जिससे दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया, और जो 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ था। तो इसमें आप लोगों ने क्या बी ऑप्शन लगा दिया, सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो ये आप देखते हैं कि 15, 20, 30 या फिर 25 लाख। तो इसमें आप देखेंगे 20 लाख आपको देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। भारत में 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 3 स्तरीय ग्राम, मध्यवर्ती ब्लॉक और जिला पंचायती राज प्रणाली अनिवार्य है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को हटाने की बात हो रही है। तो संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं भारत में राज्य के राज्यपाल को उनके कार्यालय पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत धारण करता है, और जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले भी पद से हटा सकते हैं। तो इसमें आप लोग राष्ट्रपति लगा दोगे, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, किया जाता है या किया जाना है? तो आप देखते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो ये आप सभी जानते हैं कि पहली अनुसूची। भारत में एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना अनिवार्य होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? बताइए। ये आप देखते हैं कि केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत इसके लिए 14 दिन की पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, और फिर लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे केवल राज्यसभा लगा दोगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो ये आप सभी जानते हैं कि सीमा प्रबंधन विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, और आप देखेंगे कि क्या इसमें आप देखेंगे कि चुनाव आयोग या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है।
और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। यह शक्ति तब प्रयोग की जाती है जब संसद के दोनों सदन सत्ता में ना हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। तो इसमें क्या लगा दोगे आप लोग? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है एक तरह से। तो सबसे बड़ी बात आती है कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संस्कृत, फारसी, नेपाली, कश्मीरी। तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर कितनी 22 भाषाएं हैं। इसमें शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थी इसमें, ये भी याद रखिएगा। और इसमें आप देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था 1952 में और 1992 में। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 से प्रभावी हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो फारसी इसमें नहीं होगा, तो इसमें बी ऑप्शन लगा दोगे क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आप देखते हैं किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? मतदान निगरानी प्रणाली किस राज्य में लागू हुई थी? मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, असम। तो मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू हुई थी। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? गोवा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गोवा के बारे में भी याद रखिएगा, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और यहाँ आप देखते हैं कि इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है, ये भी याद रखिएगा। याद रखोगे या नहीं रख पाओगे? गोवा के बारे में लोग गोवा घूमने भी जाते रहते हैं। इसे आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 19 दिसंबर 1961 में और 30 मई 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं और 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? गोवा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 16, 32, 38, 64। तो भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके नोटा सहित अधिकतम 384 प्रत्याशियों के लिए मतदान कराया जा सकता है। और लेकिन पुरानी M2 मशीनों में अधिकतम 64 उम्मीदवार ही हो सकते थे। तो इसमें 64 जरूर याद रखिएगा अगर पूछे जाएगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद कह लीजिए नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 110वां, 111वां, 112वां, 113वां? बताइए हैं कौन सा हो जाएगा इसमें? 111वां हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? एक 111वां, ये जरूर याद रखा करिएगा इसमें। ये आप देखते हैं कि 2012 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार एक तरह से प्रदान किया गया था। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है, तो 111वां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 111वां विधेयक की बात हो रही है।
तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या लगा दिया बताइए? बी ऑप्शन। अगला है अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में, या पंजाब में, या फिर आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम की बात हो रही 1958, पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्य असम, मणिपुर, मेघालय से मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के आसान क्षेत्रों में नागा हिल्स के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। चलिए, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। क्या बी ऑप्शन ठीक है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अभी आपको बताया ना, 17, 19, 21, 22। कितनी है? 22 भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? बताइए। ये आप देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल का तो है, कैबिनेट का है, बजट का नहीं है। किसका? बजट का नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अटॉर्नी जनरल की अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सीएजी की अगर बात करें तो अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संविधानिक पद है जो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये भी याद रखा करिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया होगा आपने। अगला है निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? अशोक मेहता समिति, या फिर आप देखते हैं कि क्या बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया समिति, या फिर आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? राव समिति। तो बलवंत राव राय मेहता समिति देखने को मिलेगी इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति 1957 को 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जाना जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या फिर आप देखते हैं कि भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग के द्वारा, अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत राज्यसभा के प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आवश्यक है, तो संसद कानून बनाकर नई सेवाओं का सृजन कर सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बताइए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर देखने को मिलेगी आपको, रांची देखने को मिलेगी, अहमदाबाद, जयपुर। बताइए क्या लगाओगे इसमें? कर्नाटक, क्या बेंगलोर? और बेंगलोर कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में देखने को मिलेगा आपको। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। किसे? कर्नाटक को। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। ये भी याद रखा करिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप देखेंगे आज का जो टेस्ट है इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। धन्यवाद।